नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले एक अहम खबर, बड़ी खबर। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। एमपी कांग्रेस ने ईसी से शिकायत की है। व्यापारियों के गोदाम में सरकारी गेहूं पकड़ा गया था, उसको लेकर ये शिकायत की जा रही है। बिसाहू लाल सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग हो रही है। कांग्रेस ने खाद्य मंत्री पर आरोप लगाया है, सरकारी अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया। जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा जा रहा है। मंत्री के प्रभाव में अफसर काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब ईसी पहुंच चुकी है। एमपी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। चुनाव हो रहे हैं, 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चुनाव हो रहे हैं। कई गैर विधायक मंत्री बने हुए हैं और मंत्रियों के द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह, जो कि अनूपपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके द्वारा इससे पहले भी जो जानवरों को खिलाए जाने वाले चावल हैं उनको व्यक्तियों को वितरित कराया गया है, पीडीएस वाला सप्लाई कराया गया है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। और अभी वर्तमान में अनूपपुर के अंदर जो शासकीय गेहूं है वो प्राइवेट गोडाउन के अंदर रखकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ तक कि शासकीय अधिकारियों को ताले तोड़कर गेहूं बाहर निकालना पड़ा, जब्ती करना पड़ी है। सबके पीछे कहीं ना कहीं बिसाहू लाल सिंह का हाथ है, क्योंकि वो अपने चुनाव लड़ने के लिए फंड एकत्र कर रहे हैं। हम माननीय चुनाव आयोग से बात की शिकायत कर रहे हैं कि या तो उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए या उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि वो चुनाव में अपना भ्रष्टाचार करके निश्चित रूप से। तो अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, सियासत भी इस पर हो रही है। इसी पहुंच चुकी है कांग्रेस। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस गोदाम की बात हो रही है वो गोदाम किसका है? बताया जा रहा है प्राइवेट गोदाम है और गेहूं रखकर उसमें कालाबाजारी की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जो शिकायत निकल कर आई थी जिस पर कार्रवाई भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि निजी व्यापारियों के गोदाम में सरकारी अनाज रखा हुआ था, तो इस पूरे मामले को पकड़ा गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और अनूपपुर में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह के संरक्षण में ये पूरा कालाबाजारी होने का आरोप एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिसाहू लाल सिंह पर लगाया है और काफी चुनाव आयोग से इस बात की मांग की है कि बिसाहू लाल सिंह को मंत्री पद से हटाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने 3 और अलग अलग शिकायतें भी चुनाव आयोग से की है। उसमें सुर्खी में 7 अफसरों को तत्काल हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है और इसके अलावा ग्वालियर में भी तैनात कुछ अफसरों को हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने आशंका जताई है कि ये अफसर उपचुनाव में चुनाव को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने बिसाहू लाल सिंह के अलावा कुछ अफसरों को हटाए जाने की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। बिल्कुल अनुराग, मैं अगर जो कृषि कानून है तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो उसमें यह कहा गया है कि भाई आप युद्ध के दौरान और आपातकाल के दौरान आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उसके खिलाफ ये कानून, उसके लिहाज से भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर एक तो सरकारी अनाज है और यदि वो निजी गोदाम में पाया जाता है तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया है ये उनको बताना होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो अनाज पकड़ा गया है उसको लेकर कार्रवाई भी अनूपपुर में की गई है। सरकारी अफसरों ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है और गोदाम में रखे अनाज को जब्त करने की भी कार्रवाई की गई। यानी कि एक तरीके से साफ हो चुका है कि जो सरकारी अनाज, सरकारी गरीबों में जो अनाज बंटना था वो निजी गोदामों में रखा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का वो विभाग आता है और उन्हीं के इलाके में इस तरह से कालाबाजारी होना पाया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गई है और बिसाहू लाल सिंह को से हटाए जाने की मांग कर रही है। एक चीज यहां पर यह भी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, लेकिन बात यह है कि मंत्री के प्रभाव में अगर अफसर काम कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको अपनी आजादी से, स्वतंत्रता से काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि मंत्री के प्रभाव में बहुत सारे अफसर काम कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को भी हटाने की मांग की जा रही है। चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं।
जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस पार्टी ने इस बार उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पर उन चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित किया है जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलकर बीजेपी में जाने के बाद बाकी बचे सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में रहने का पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है और 8 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को ही कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी ने जिन सीटों पर सिंधिया समर्थकों को अपना उम्मीदवार घोषित किया है उसमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से सत्यप्रकाश सखवार, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, अशोकनगर से आशा दोहरे, जोहरा से पंकज उपाध्याय, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला और मुंगावली से कन्हैया राम लोधी शामिल हैं। दरअसल 2018 के चुनाव में ये तमाम चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े थे, लेकिन सिंधिया के दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद इन चेहरों ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब 8 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर इस बार ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से इन 8 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। उपचुनाव के रण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शक्ति की भक्ति देखने को मिली। अल्प प्रवास पर जलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और विधिवत रूप से मां का पूजन अर्चन किया। अमूमन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इसके पहले हर बार चुनावी संग्राम या फिर बड़े सियासी कदम उठाने से पहले मां का आशीर्वाद लेने इस मंदिर पर पहुंच चुके हैं। कमलनाथ भी उपचुनाव के पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, जिसके कई मायने समझे जा रहे हैं। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मां बगलामुखी का पूजन अर्चन कर उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मां के दर्शन के बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मिलने पहुंचे और उनका भी आशीर्वाद लिया। सियासी उठापटक के बीच प्रमुख सियासी दल के नेता का भक्ति रस में डूबना साफ करता है कि 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी दल चुनावी दांवपेच को लेकर आध्यात्म और भक्ति का भी सहारा लेने से नहीं चूक रहे हैं। तंत्रोक्त विधि से निर्मित मां बगलामुखी के मंदिर का पूजन अर्चन से साफ है कि चुनावी रणभेरी में जीत पाना दोनों ही दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों लिया और प्रदेश को बलात्कार की राजधानी बताया। चुनाव आचार संहिता लगते ही सांवेर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार शाम से ही पूरे विधानसभा इलाके की बॉर्डर पर सुरक्षा के तौर पर एफएसटी और एसएसटी की 25-25 टीमें तैनात कर दी गई हैं। दरअसल आचार संहिता के चलते विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों को रिझाने या जोड़ने के सभी तरह के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में गोपनीय रूप से हवाला के रूप में आने या फिर किसी भी तरह की सामग्री वितरण की होने वाली घटनाओं पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र में 95 क्रिटिकल बूथ भी चिन्हित किए गए हैं। चुनाव के पूर्व यहां सीआरपीएफ की कंपनी के जवानों के हवाले सुरक्षा की व्यवस्था होगी। वहीं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लाइसेंसीधारी हथियार रखने वालों के हथियार भी जमा करवाए जा रहे हैं। अब तक 80% लाइसेंसधारियों ने अपने हथियार थानों में जमा करवा दिए हैं। जो जमा नहीं करवा रहे हैं, यदि वे पकड़े गए तो उनके शस्त्र जब्त कर लाइसेंस रद्द करवा दिए जाएंगे। बहरहाल प्रशासन की मंशा है कि सांवेर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव संपन्न हो। इसी के मद्देनजर हर संभव कड़ाई के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इलाके में शांति भी बनी रहे और मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने मतदान का उपयोग कर सके। दुर्गा उत्सव को लेकर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन दुर्गा उत्सव के कुछ दिन ही बाकी हैं। लेकिन इससे पहले मूर्तिकारों की मूर्ति तैयार करने को लेकर जो गाइडलाइन है सरकार जिला प्रशासन बार बार बदल रही है। ऐसे में जो मूर्तिकार हैं वो जरूर असमंजस में है, क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं वो 6 फीट से ज्यादा की ऊंची नहीं होंगी, यानी 6 फीट से कम की जो प्रतिमाएं हैं वो तैयार की जाएंगी। और यही वजह है कि मूर्तिकारों ने इस बार बहुत कम संख्या में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंची मूर्ति हैं वो तैयार की थी। लेकिन जो 6 फीट से बड़ी प्रतिमाएं तैयार की गई थी उसमें मूर्तियों में स्टिकर चस्पा कर दिया गया था कि ये प्रतिमाएं अब बेची नहीं जाएंगी, यानी पंडालों में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंची प्रतिमाएं हैं वो स्थापित नहीं होंगी। लेकिन लगातार विरोध के बाद अब जो मूर्तियों को लेकर जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है उसमें बदलाव किया गया है, यानी अब दुर्गा पंडालों में इस बार 6 फीट से ज्यादा की बड़ी प्रतिमाएं तैयार हो सकेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अब दुर्गा उत्सव में 14 से 15 दिन बाकी है। ऐसे में इतने कम समय में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंचाई की प्रतिमाएं वो तैयार कैसी होंगी और मूर्तिकार कैसे इतने जल्दी इन प्रतिमाओं को तैयार करेंगे। इस बार हमारे साथ जो मूर्तिकारों ने जाने कि भैया ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और
सरकार ने अब जो गाइडलाइन में बदलाव किया, कितने जल्दी बड़ी प्रतिमाएं तैयार हो जाएंगी? इतना जल्दी बड़ी प्रतिमा तैयार करने में तो हम लोगों को दिक्कत होगा। अभी इतनी सारी छोटी मूर्ति भी बन चुकी, सरकार का 6 फीट का हाइट बोलने से हम लोग का काम रुक सकता भी नहीं। बड़ी मूर्ति अभी तैयार, बड़ी मूर्ति को तैयार तो करने पड़ेगा, जो पहले बना हुआ था उसी को हम लोग को दिक्कत हो रहा है। नाइट डे नाइट करके इस बार ज़्यादा अधिकतर अभी काम उठाने के चक्कर में रात तक 3-3, 4-4 बजे तक काम करना पड़ रहा है अभी, इसीलिए दिन कम बची, मूर्ति भी तो देना है। तो बहुत कम दिन मिले हैं अब आपको? बहुत कम ही दिन मिला है। काम भी बहुत कम मिला? काम भी कम मिला है, बहुत दिन मिला। बड़ी मूर्ति बिल्कुल मिल रहा है नहीं, तो वही दिक्कत है। तैयारी नहीं होंगी? तैयारी जितना पहले से बना चुका था वही हो सकता है, नया मूर्ति कहाँ से करो, इतने दिन तो कम बचे है। और अभी इन मूर्तियों को भी आप लोग अभी तैयार होने में वक्त लगेगा, क्योंकि आप लोग गाइडलाइन का शायद इंतजार कर रहे थे कि क्या पता पंडालों में रखने की अनुमति दी जाती है, इसीलिए अभी तक अंतिम रूप? अभी तक तो इसलिए बड़ी मूर्तियों को कोई भी काम हम लोग करा ही नहीं, इसलिए वो भी कंप्लीट हुआ है नहीं। अभी इसकी वजह से हम लोग छोटी मूर्ति में लग गए। तो बिल्कुल ये मूर्तिकार हैं जो कि अभी तक असमंजस में थे कि क्या पता अब सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की गाइडलाइंस सामने आएगी। यही वजह है कि अभी तक जो मूर्तियां हैं उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया था, लेकिन अब गाइडलाइन के बाद इन मूर्तियों में साज सज्जा की जा रही है। लेकिन मूर्तिकारों का यही कहना है कि अब एन वक्त पर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है, तो ऐसे में 6 फीट से जो बड़ी प्रतिमाएं हैं वो तैयार ही नहीं हो सकेंगी। और यही वजह है कि जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं इस बार इनको ही तैयार किया गया है, और ऐसे में उनके कामकाज पर भी इस बार बहुत ज्यादा असर पड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान आज कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक अलग अंदाज नजर आया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनसंपर्क के दौरान एक मजदूर का पैर पड़कर सम्मान किया, साथ ही उसे माला भी पहनाई। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दिनों अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज रविवार को कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मलगढ़ा इलाके में प्रचार कर रहे थे। जनसंपर्क के दौरान मंत्री अपने इलाके के लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक निर्माणाधीन मकान में कुछ मजदूरों को देखा तो मंत्री मजदूरों के पास पहुंच गए। मंत्री ने मजदूरों से उनका हालचाल जाना, उसके बाद वहां मौजूद मजदूरों का माला पहनाकर स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों के पैर में अपना सिर रखकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मंत्री के इस बर्ताव को देखकर मजदूर मोहन पटेल ने खुशी जताई और कहा कि इस तरह के जनप्रतिनिधियों को कामयाबी जरूर मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपचुनाव में ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी है, वहीं उनका मुकाबला सुनील शर्मा से हो रहा है। और अपने इस प्रचार के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अलग अलग तरह की कारनामों से सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नालों की सफाई, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए कई बार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार चुनावी सीजन में ऐसी ही कई अलग और तस्वीरें सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तकरीबन 5 सदस्य की टीम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची है और वो ये जांच कर रही है कि जो शरण हुआ था वो किस तरह से शरण हुआ है और अब आगे इस शरण को किस तरह से रोका जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो 5 सदस्य टीम है ये फिलहाल अभी शिवलिंग शरण को लेकर यहाँ पर जो है शिवलिंग की जाँच कर रही है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि अपने इक्विपमेंट के साथ जो टीम यहाँ पर आई है वो लगातार ये इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर ये शरण हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। ये जो 5 सदस्यीय टीम है आगे जाकर पूरी रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद ये पता लगाएगी कि इस शरण को रोकने के लिए और आगे इसमें मंदिर समिति को क्या क्या उपाय करना चाहिए। कोरोना काल में सारे सिस्टम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी अब डिजिटल होता जा रहा है। अब पूरे प्रदेश भर में जितने भी फीवर क्लिनिक्स हैं उनकी जानकारी गूगल मैप में उपलब्ध हो सकेगी। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संदिग्ध लोग जांच कराने के लिए अस्पतालों के बीच भटक रहे हैं, वहीं गंभीर संक्रमित मरीज बेड के लिए परेशान हो रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के फीवर क्लिनिक और कोविड हॉस्पिटल्स की जियो टैगिंग की है। अब स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपने नजदीकी फीवर क्लिनिक और कोविड उपचार के अस्पताल को देखा जा सकता है। अच्छी बात ये रहेगी कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि ये सार्थक ऐप से अपडेट होगा जो समय समय पर जानकारी देता रहेगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। खास बात यह रहेगी कि इस ऐप के जरिए न केवल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी, क्योंकि जिम्मेदारों के नंबर भी इस ऐप पर दर्ज रहेंगे, ताकि कहीं कोई परेशानी या समस्या आती है तो मरीज या उनके परिजन सीधे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं।
राजधानी भोपाल में एक दलित युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी दिनेश कौशल ने बताया कि देर रात पीड़िता के मां बाप पुलिस थाने आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी 20 साल की लड़की एक दुकान पर काम करती है, वे घर नहीं लौटी है। पुलिस ने सभी संभावित जगह और ठिकानों पर तलाश की। पुलिस सबसे पहले जिस दुकान पर लड़की काम करती है वहां पहुंची तो उन्होंने बताया कि वे एक्टिवा लौटाने किसी देवी सिंह के यहां गई है। इधर पुलिस से पहले ही लोगों ने आरोपी को खोज निकाला। लड़की सुबह बेड़ागढ़ के 12 नंबर कैंपस के एक निर्माणाधीन मकान में बंधक मिली। वे बदहास हालत में थी, उसे कुछ चोटें भी थी। ये देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई लगाई। आरोपी देवी सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल होने के कारण आरोपी को हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के बयान के आधार पर मुख्य आरोपी देवी सिंह ने उसके साथ रेप किया, बल्कि मुख्य आरोपी का उसके 2 सहयोगियों ने साथ दिया। यही कारण है कि युवती के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मरवाही उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस या जोगी कांग्रेस तीनों ही अपनी अपनी तरीके से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब प्रत्याशी चयन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि उन्हीं के प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बिल्कुल संभव ही नहीं है, कांग्रेस के अलावा कोई जीत जाए। जोगी कांग्रेस का कहना है कि अजीत जोगी को लोग वहाँ मरवाही की जनता इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि अजीत जोगी के नाम पर जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी प्रत्याशी होगा, जीत उन्हीं की होगी। और अगर हम बात करें कि तीनों ही जगह पर जो है वो मंथन शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश भर में स्थिति बना के रखी हुई है, उसका सारा गुस्सा जो है एक तरह से कहें कि मरवाही उपचुनाव में निकलेगा और जो भी प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा होगा वो जीतेगा, क्योंकि उसी के जरिए एक मैसेज दिया जाएगा कि हर जगह किस तरीके से सरकार के प्रति आक्रोश है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये संभव ही नहीं है कि कांग्रेस के अलावा जो है कोई और जीते, क्योंकि सरकार ने इतना अच्छा काम किया हुआ है और मरवाही की जनता समझती है कि विकास इतने सालों तक नहीं हुआ था, तो विकास यदि करना है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वही जो है वो जीतेंगे। और दूसरी बात यह है कि जोगी कांग्रेस के अपने दावे हैं, जाहिर तौर पर प्रत्याशी चयन की कवायद जो है वो तेज हो गई है। देखना ये होगा कि जब मरवाही चुनाव होता है तो उसमें कौन प्रत्याशी बाजी मारता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वहाँ पर सियासत जारी रहेगी और सियासत अब काफ़ी तेज होने लगी है। कोकीन के साथ पकड़े गए आरोपियों से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये पता चला है कि ये न केवल राजधानी रायपुर बल्कि रायपुर के अलावा जो बाकी के बड़े शहर हैं, चाहे वो राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, इन शहरों में भी ड्रग की सप्लाई करते थे। और साथ ही जो ड्रग को जो उपयोग करने वाले हैं वो खासकर युवा हैं, और ये ऐसे युवा हैं जो कि यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, छात्र छात्राएं हैं, न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी ड्रग लेने में जो है शामिल हैं। अब पुलिस आगे भी इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही जो लोग भी इस तरीके से ड्रग का इस्तेमाल करते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो ड्रग इस्तेमाल करने वाले लोग हैं रसूखदार घरों से ताल्लुकात रखते हैं, संभ्रांत घरों से ताल्लुकात रखते हैं और कई राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं। जाहिर तौर पर महंगा नशा है, यही कारण है कि इस महंगे नशे का इस्तेमाल अच्छे घरों के लोग कर रहे हैं। बहरहाल कोकीन जो पकड़ा गया है करीब 17 ग्राम और जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उसके बाद लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके व्हाट्सएप चैट खंगालने पर कई नए खुलासे हो रहे हैं। देखना होगा इस मामले में पुलिस और किस तरीके से कार्रवाई करती है और इन 2 आरोपियों के अलावा भी और कुछ लोगों की क्या गिरफ्तारी इस मामले में हो पाएगी। होली, गणेश चतुर्थी और चैत्र नवरात्र के बाद अब दशहरा पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिलेगा। दरअसल दशहरा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दशहरा में शामिल होने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही 10 फीट से ऊंचा रावण का पुतला जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी मापदंडों का भी पालन करना होगा। बेमेतरा कलेक्टर शिवरन तायल ने कहा है कि समिति में 50 से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोजन की वीडियोग्राफी और रजिस्टर रखने को भी कहा गया है, जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन पर सीसीटीवी से निगरानी रखने की बात भी कही गई है, ताकि कोई व्यक्ति संक्रमण होने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। साथ ही इस बार दशहरा से पूर्व
पुतला दहन के स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, मेला और भंडारा जैसे लगाने की अनुमति भी नहीं दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि इतने सारे नियम कायदे लागू होने के बाद दशहरा मनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। बेमेतरा जिला मुख्यालय में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में आसपास के लोग भारी संख्या में शामिल होते हैं। दशहरा को जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के गांव में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बेमेतरा से लगे हुए एक पास के गांव लेंजवारा में तो बाकायदा रिमोट कंट्रोल के जरिए तालाब के बीचों बीच रावण का दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए आसपास के काफ़ी लोग आते थे। लेकिन जिस हिसाब से इस बार कोरोना के कारण जो नियम कायदे लागू किए गए हैं, उससे तो ये बिल्कुल लगता है कि इस बार दशहरा में भी कोरोना संक्रमण का असर साफ तौर पर